Hello बच्चों, let's see this question and the question says statement 1 in proximal convoluted tubule the glomerular filtrate becomes hypertonic to the blood plasma. Statement 2 bicarbonate is absorbed only in the proximal convoluted tubule. Option A both statement 1 and statement 2 are correct. Option B both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option C statement 1 is correct. Option and statement 2 is incorrect. Option D statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. और हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है इन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि पीसीटी में जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पास करता है तो ये हमारी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को हाइपरटोनिक बनाता है यानी कि ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बनाता है ब्लड से। स्टेटमेंट 2 है कि बाइकार्बोनेट आयन सिर्फ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि पीसीटी में एब्जॉर्ब किया जाता है। और ऑप्शन ए दिया गया है कि दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी है कि दोनों स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन डी है कि दोनों स्टेटमेंट में से स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 गलत है। और ऑप्शन डी है स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 सही है। और हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये रहेगा कि नेफ्रॉन्स के क्या क्या पार्ट्स हैं और किस पार्ट में कैसे रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होता है ताकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अल्टीमेटली यूरिन होके पास हो सके। क्या होता है हमारे यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म? हमारा यूरिन फॉर्म होता है जब वो पास करता है किडनी के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट के थ्रू और वो होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में कई सारे पार्ट्स होते हैं जैसे कि ग्लोमेरुलस, पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट। ये हमारे नेफ्रॉन यानी कि जो कि हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है फिल्ट्रेशन के लिए, उसके पार्ट्स हैं। और ईच पार्ट में कैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है हमें ये जानना है। यूरिन फॉर्मेशन के लिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में दो प्रोसेसेस होते हैं, एक है रीअब्जॉर्प्शन और दूसरा है सिक्रीशन। और अभी हमें देखना है कि किस पार्ट में क्या होता है। पहला है पीसीटी यानी कि हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी में 70 से 80% वाटर और इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्ब होते हैं और यहाँ पर सिलेक्टिव सिक्रीशन होता है हाइड्रोजन आयंस का, अमोनिया का, ताकि पीएच मेंटेन हो सके। दूसरा आता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में दो पार्ट होते हैं, एक होता है असेंडिंग लिम्ब और दूसरा होता है डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब इम्परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए और परमिएबल होता है वाटर के लिए, जबकि असेंडिंग लिम्ब उल्टा होता है, ये इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए और परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तीसरा आता है डीसीटी यानी कि हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, बाइकार्बोनेट का, सोडियम आयंस का और सिलेक्टिव सिक्रीशन होता है हाइड्रोजन आयन का, पोटेशियम आयन का। आखिरी है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में मेजरली वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है और पीएच मेंटेन करने के लिए सिक्रीशन होता है हाइड्रोजन आयन का, पोटेशियम आयन का। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हाइपरटोनिक हो जाता है ब्लड प्लाज्मा से। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में 70 से 80% वाटर और इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं फिल्ट्रेट से, यानी कि हमारा फिल्ट्रेट यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स लूज कर रहा है, इसीलिए ये आइसोटोनिक बन रहा है ब्लड से और हमारा स्टेटमेंट 1 गलत है। दूसरा दिया गया है कि बाइकार्बोनेट आयंस अब्सॉर्ब होते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि हमारा पीसीटी, यहाँ पर सिलेक्टिव सिक्रीशन होता है हाइड्रोजन आयन का, अमोनिया का, ताकि पीएच मेंटेन हो सके। और रीअब्जॉर्प्शन में इलेक्ट्रोलाइट्स में बाइकार्बोनेट भी रहता है, लेकिन बाइकार्बोनेट सिर्फ पीसीटी में रीअब्जॉर्ब नहीं होता, बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब होता है डीसीटी में भी।
इसीलिए हमारा स्टेटमेंट 2 जो कि बोल रहा है कि बाइकार्बोनेट से प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्सॉर्ब होता है वो गलत है। जबकि दो स्टेटमेंट्स हमारा गलत है तो हमारा आंसर दिया गया है कि दोनों स्टेटमेंट ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 गलत है, इसीलिए हमारा आंसर है ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।